बम्बई में काबा। दोस्तों, पिछले दिनों एक गाना आया, अनुभव सिन्हा ने उसको डायरेक्ट किया, मनोज बाजपेयी ने उसको गाया और मनोज बाजपेयी के ऊपर उसका फिल्मांकन हुआ। उस गाने ने पूरा धूम मचा दिया पूरे देश भर में। बम्बई में काबा भोजपुरी में लिखा गया था वो गीत, और कमाल की बात है कि लगभग 2 साल पहले लिखा गया वो गीत जब वो रिलीज़ हुआ तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आईं। बिहार में काबा, यूपी में काबा, यूपी में सब्बा, एक पैरोडी चलती रही और पूरे देश में उस गाने की धूम रही। उस गाने को लिखने वाले बलिया जनपद के नगरा कस्बे के पास में एक गांव है ककरी। उस ककरी गांव के रहने वाले हैं डॉक्टर सागर। आप जब उनके फेसबुक अकाउंट पर जाएंगे तो लिखा है डॉक्टर सागर JNU। जी हाँ, JNU से स्पष्ट हो जा रहा है कि डॉक्टर सागर JNU से पढ़े लिखे हैं। उन्होंने PhD किया है और मुंबई में रहते हैं, फिल्मों में गाने लिखते हैं। उनके जो लिखे हुए गीत हैं, इस दौर के जितने बड़े सिंगर हैं, वो चाहे राहत फ़तेह अली खां हैं या फिर अरिजीत सिंह हैं या तमाम जो है जितने मतलब श्रेया घोषाल से लेकर के सुनिधि चौहान, जितने इस दौर के फेमस सिंगर हैं, सब ने गाया है। बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया, सुधीर मिश्रा से लेकर के अनुभव सिन्हा और तमाम डायरेक्टरों के साथ उन्होंने फिल्में लिखी और इनकी लगभग 15 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर के हम डॉक्टर सागर से बात करेंगे, लेकिन ये बातचीत किसी स्टूडियो में नहीं करेंगे और ना ही बम्बई में करेंगे, ना ही बलिया में करेंगे। आज हम बातचीत करने के लिए डॉक्टर सागर के गांव ककरी आए हुए हैं। हम ककरी में और एक ऐसी जगह पे बैठे हुए ककरी गांव में जो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये एक कौन सी दुनिया है, एक अलग से दुनिया है। तो आइए हम सीधे मिलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर सागर से। डॉक्टर सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, संजोग है कि बलिया तो कई बार आपका आना जाना हुआ और बहुत सारी चीज़ें रही, लेकिन आज हम लोग ककरी गांव में हैं और मचान पर बैठे हुए हैं। शुरुआत हम लोग मचान पे भी बात करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि बम्बई में काबा जो गीत लिखा आपने, अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया, मनोज बाजपेयी ने गाया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं वहीं से एक चीज़ आ रही है कि बम्बई में काबा तो बलिया में काबा, बिहार में काबा, यूपी में काबा। ये काबा का जो प्रचलन चला और यूपी में सब्बा, तमाम चीज़ें आई। तो एक तो कि कैसा लग रहा है कि जो आपने एक मानक स्थापित किया और उसको लेकर के लोग चल रहे हैं, तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि आज उस चीज़ को आप कैसे महसूस कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं संकल्प की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 50 किलोमीटर दूर बलिया शहर से 50 किलोमीटर दूर मेरा गांव ककरी है और आप मेरे गांव आए, तो आपका हृदय से आभार। और जहाँ बात बम्बई में काबा की हो रही है जी, तो देखिए, हम तो गीत जो लिखते हैं तो चाहते हैं कि गीत को गुनगुनाया जाए और न सिर्फ गुनगुनाया जाए बल्कि इसी तरह के गीत लिखे जाएं और गाए जाएं, क्योंकि हम सरकार की समीक्षा के लिए हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई का मतलब है कि हम एक जागरूक नागरिक बने और हम एक जागरूक नागरिक हैं इस देश के, और हम अपनी कलम से हम वही चाहते हैं कि जो बात आए उसमें सरकार की समीक्षा हो, सरकार की तमाम चीज़ों को, जो उनकी एक्टिविटीज़ है उस पे आम जनता की नज़र हो कि सरकार कैसे चीज़ों को अप्लाई कर रही है, समाज में किस तरह से उसको ला रही है। तो हम तो बम्बई में काबा लॉकडाउन के दरमियान जिस त्रासदी से जो माइग्रेंट हैं, जो यूपी बिहार के खासतौर से लोग हैं जो बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, एक्चुअली बम्बई एक सिंबल है। कोई बम्बई राज्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बम्बई तो एक मेटाफर है कि जो शहरों में आए हुए लोग हैं, यूपी बिहार के गाँव से आए हुए लोग, वो किन त्रासदियों से उन्हें गुजरना पड़ा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अनुभव सिन्हा का और मनोज बाजपेयी का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया, अनुभव सर ने मुझे मौका दिया ये रैप सॉन्ग बनाने का, लिखने का। तो आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ काबा काबा चल रहा है। हाँ। चाहे बंगाल में काबा, यूपी में काबा, बिहार में काबा, यूपी में सब्बा, यूपी में ईबा, ये जितना बा है, काबा है, वो बनाया जो पैरोडी बन रही है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मेरी मंशा ही थी, मेरे ख्वाहिशात यही थे कि
मेरी बातों की पैरोडी बने और ये प्रचलन में आ जाए, और वो प्रचलन में आ जाए। आज लोग, आप इतनी दूर चल के आए, नहीं आप आशीष त्रिवेदी दूर तक पूरी संकल्प की टीम लेके का चल मतलब दिया। एक तो ये कि भाई आपके गांव में आना था जी। तो दूरी कम हो जाती है। माइग्रेशन की बात हो रही है, माइग्रेशन पे ही वो गाना भी आया था, मुंबई में का बटे। जी। एक बड़ी समस्या है ये माइग्रेशन की। बिल्कुल। आज से लगभग 20 साल पहले का गांव जो आप देखते थे और आज जो गांव आप देख रहे हैं, तो क्या मतलब, आप चूँकि हमेशा गांव आते रहते हैं, जी। तो इन 20 सालों में जो गांव में परिवर्तन हुए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और आज जो माइग्रेशन हो रहा है वो मतलब बदस्तूर जारी है या फिर कहीं कुछ ठहराव या कहीं कुछ, क्या उम्मीद देखते हैं आप इस चीज़ को लेकर के? हाँ, इसमें आशीष भाई क्या है कि गांव में जो मैं विकास देख रहा हूँ वो विकास तो हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोगों का टाइम था, जो पढ़ाई लिखाई का टाइम था, और जिस तरह से हम लोग सुबह 4 बजे जग करके और लालटेन या ढिबरी जला के पढ़ते थे, जो मेटाफर आया है ढिबरी बन के, हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटी या खटत आनी और ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटत आनी। तो ये जो ढिबरी का बिंब है, हम लोग शाम को ढिबरी जला लेते थे और पढ़ाई करते थे। तो वो एक मैं महसूस कर रहा हूँ कि बच्चों में, जो गांव के बच्चे हैं, इस तरह का उनके भीतर जुनून, पैशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और पढ़ाई के स्तर पे मुझे कुछ दिख रहा है कि नीचे है। और दूसरी चीज़ जो सौहार्द था, जो भाईचारा था, उसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है मुझे। मैं जिन गांव के तमाम लोगों से सबसे मोहब्बत करने वाला आदमी, और सब लोग मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है मुझे। और ख़ास तौर से जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसमें एक तरह का नुकसान हुआ है। मतलब धर्म को लेकर के, मज़हब को लेकर के अगर मैं आपसे बात करूं, तो पहले ये था कि जैसे चीज़ें थीं वो चीज़ें नहीं हैं। गंगा जमुनी तहजीब की जो बात की जाती है वो ज़रूर कमज़ोर हुआ है। हाँ, उसमें गांव में भी वो चीज़ें दिख रही हैं। वो गांव मैं सोच रहा था कि मुंबई और दिल्ली और बनारस और लखनऊ जैसे शहरों में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन गांव में आया तो मैं लोगों को बात करते हुए जिस तरह से देख पा रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही दुखद है। बिल्कुल, ये चीज़ें हैं कि किस तरीके से जो है एक परसेप्शन बदला गया है पूरे समाज को लेकर के, धर्म और जाति को लेकर के। खास करके जो पॉलिटिक्स है और राजनीति, चाहे वो बड़े लेवल की हो या फिर छोटे लेवल की, जब भी आती है तो ये कभी जात के और कभी धर्म के जो झगड़े शुरू हो जाते हैं। आज चूँकि चुनाव चल रहा है तो इस चीज़ में, इस दौर में और ज़्यादा जो है। एक चीज़ ये कि आज की जो युवा पीढ़ी है, उसकी सबसे बड़ा संकट जो मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे एक जो सोच का संकट है कि मतलब हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए समाज को लेकर के, इस देश को लेकर के, तो वो सोच कैसे डेवलप की जाए? क्या सोचते हैं आप इस चीज़ को लेकर के? हाँ, इसमें एक तो बेरोज़गारी बहुत बढ़ी है, नौकरियां हैं नहीं। तो जो कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं और वो नौकरी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, व्यवस्था में ईमानदारी न होने की वजह से जब असफलता में हासिल हो रही है, उसकी वजह से विघटन हुआ है। और जो नई जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उससे बहके हुए लोग आज देख लीजिए कि तमाम पार्टियों के पीछे जो यंगस्टर हैं, जो यूथ है, वो पागलों की तरह घूम रहा है और भाग रहा है। उसको लग रहा है कि बहुत ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ाई करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से बहके हुए नौजवानों की पूरी पीढ़ी इस समय मुझे दिखाई दे रही है, जो नेताओं के आगे पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो उसमें ये तो देखिए सरकार की जिम्मेदारी है, और ये तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं भाई, उन लोगों को इसीलिए सेलेक्ट किया गया, चुना गया है कि समाज को एक नया रास्ता दें। और हम सब की भी जिम्मेदारी है, हम जो समाज के जागरूक सदस्य हैं इस देश के, इस समाज के, तो ज़रूरी है कि हम भी अपनी रचनाओं से, अपनी कला से मार्गदर्शन करें, और ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक रास्ता मिले, उसको सही दिशा मिल सके।
अच्छा, अब चलते हैं फिर से, हम मुंबई चलते हैं फिर से जी। अभी तो सामाजिक बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बहुत लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं, और समाज में इतनी विडम्बनाएं हैं कि अगर हम लोग एक एक पॉइंट को उठाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं और नज़र आ रही है। बम्बई का जो सफ़र रहा जी, डॉक्टर सागर ककरी गांव से निकलते हैं, बलिया पढ़ाई करते हैं, फिर BHU जाते हैं, BHU के बाद JNU जाते हैं, तो ये जो एकेडमिक जो पढ़ाई रही है, क्योंकि जनरली जो JNU जाने के बाद एक लगता है कि आप PhD करना है, PhD के बाद कहीं लेक्चरर, प्रोफेसर और इस तरीके से, लेकिन आपने उस लीक को तोड़ करके, उसको ब्रेक करके सीधे मुंबई किया, उधर रुक करते हैं, बॉम्बे जाते हैं जी। तो ये जो सफ़र रहा, इसको अगर संक्षेप में हम जानना चाहें। हाँ, मैं आशीष भाई, मैं बचपन से ही गीत लिख रहा हूँ। मैं जब यहाँ मेरे गांव में ही एक स्कूल है, मेथोडिस्ट मिशन स्कूल। अच्छा। तो मिशन स्कूल में पहली से तीसरी क्लास तक यहाँ पे वो स्कूल है। तो मैंने वहाँ पढ़ाई की और मैं दूसरी क्लास में मैंने कविता लिखी थी, और तीसरी तक मुझे लोग जानने लगे थे कि मैं कविताएं बना लेता हूँ। और यहाँ से जब मैं भीमपुरा नंबर 2 गया, तो चौथी क्लास 5वीं क्लास में, तो मैं अच्छा लिखने लगा, और 6वीं 7वीं तक जाते जाते मेरी रचनाओं का आपको बताऊं कि मदीना मास्टर अभी मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि मदीना मास्टर का अभी इंतकाल हुआ, हो गए होंगे 1-2 महीने हुए हैं। तो मैं जब 7वीं क्लास में था तो मेरे लिखे गीत वो गाए थे, रेडियो स्टेशन से गाए। अच्छा। तो अब आप समझ सकते हैं कि मेरी जो बुनावट है पोइट्री की, उसमें कुछ तो बात रही होगी कि इतनी कम उम्र में लिखने पर भी उसको गाया गया, बड़ी जगह से गाया गया। और लगे हाथ मैं अपने प्रिय गुरु सत्यदेव पांडे को भी याद करूंगा आपके इसी इंटरव्यू के हवाले से, संकल्प के मंच से, कि वो अगर न होते तो शायद मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा नहीं कर पाता। उनका इंस्पिरेशन, उनका प्रोत्साहन मेरी पोइट्री को लेकर के, मेरे गीतों को लेकर के इतना ज़्यादा था कि मैं लगातार आगे बढ़ा उनकी वजह से। तो मैं इस मन से उनको नमन करता हूँ, सत्यदेव पांडे जी को। तो ये पूरी मेरी जर्नी है, और मैं महसूस करता हूँ कि जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा रही है, और खूब पिटाई भी होती थी और पढ़ाई भी होती थी, और कला और खेल कूद में जिस तरह से गुरुओं ने आगे बढ़ाया है और हमको डेवलप किया है, वो कमाल है। वो अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा, इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ से करने के बाद मैं बलिया BHU होते हुए JNU जब पहुँचा, तो एक्चुअली मेरे मन में तो बचपन से ही था, जब मेरी समझ में आ गया कि जो फिल्मी गाने हैं इनको लोग लिखते हैं बॉम्बे में जाके, तो बचपन से ही मेरा मन था कि मैं बॉम्बे में जाके गीत लिखूं। लेकिन जैसे आज की युवा पीढ़ी भटकी हुई है, मैं भी भटका हुआ था, मुझे भी कोई सुराग नहीं मिला था, गूगल का ज़माना नहीं, और यूट्यूब पे कुछ देख नहीं सकते थे, समझ में नहीं आता कि मुंबई में कैसे काम होता है। JNU जाने के बाद, JNU को आप जानते हैं कि उड़ान के लिए वहाँ पंख मिल जाते हैं, तो वहाँ जाके अपने पंख मजबूत हुए और चीज़ें ज़्यादा समझ में आई। और उसके अलावा ये था कि जो साथी थे वो सारे बड़े पदों पे पहुंच रहे थे, कोई IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है। JNU के तो लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। तो तमाम अपने आसपास के दोस्तों का मुझे बहुत हौसला मिला, और उन्होंने कहा कि आप मुंबई जाओ और कोई दिक्कत आएगी तो हम संभाल लेंगे। तो मैं संकल्प के मन से उन तमाम JNU और BHU के ऑफिसर्स और प्रोफेसर्स का मैं उनको सलाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे मुंबई में टिकाए रखा। और आज मैं गीत लिख रहा हूं, और तमाम आज 15 फिल्में मेरी रिलीज्ड हैं, और भारत और पाकिस्तान मिला करके जितने बड़े सिंगर आप जानते हैं, आज सब 50-60 बड़े सिंगर मुझे गा चुके हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये लेंगे कि JNU से पढ़ाई करने के बाद जब मुंबई आप जाते हैं, तो पहला ब्रेक आपको कब मिलता है और कितने साल आपको स्ट्रगल करना पड़ा बॉम्बे में? मुंबई में गया मैं 2011 में, 2009 में मैंने PhD अपनी सबमिट की, और उसके बाद जब मैं गया मुंबई तो मुझे ब्रेक तो जल्दी मिल गया। मतलब जाते ही मुझे 3-4 महीने के भीतर ही मुझे लग रहा है कि एक छोटी सी फिल्म थी ये स्ट्रॉबेरी प्यार,
तो उसका टाइटल सॉन्ग फाइनल नहीं हो पा रहा था। किसी ने मुझे बताया कि भाई वो उसके सारे गाने हो गए हैं, लेकिन दूसरे गीतकारों के टाइटल सॉन्ग फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। तो म्यूज़िक डायरेक्टर विपिन पटवा ने से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे लिखने को बोला और मैंने टाइटल सॉन्ग लिखा और उन लोगों को पसंद आ गया। तो पहला मौका और मुझे बताया गया कि श्रेया घोषाल से गाएंगी। अच्छा। तो मुंबई में मेरा पहला ब्रेक श्रेया घोषाल के साथ है। और फिर इस तरह से लव यू सोनियो आती है और वाह ताज श्रेयस तल पड़े की, फिर अविनाश दास की अनारकली अफारा, सुधीर मिश्रा की दास देव जिसे आतिफ असलम ने गाया, और इस तरह का चल गया। मतलब रिबन है फिल्म मेरी, और इस तरह की सेटर्स है। तो कुल मेरी 15 फिल्में रिलीज्ड हैं और जिसमें 3 भोजपुरी की फिल्म होंगी और बाकी हिंदी की फिल्में हैं। मुंबई एक माया नगरी है जी। और उस माया नगरी में जाकर के या तो आप बन जाते हैं या फिर आप भटक जाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। गीत लिखना एक अलग विधा है, गाना है, अभिनय है, नृत्य, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। जब भी युवा कोई देखता है वो सपना मुंबई जाने का, तो उसको एक बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। हाँ। तो मतलब आप कितना धैर्य चाहिए उसको, कितनी मतलब अपने आप को कितना रोकना पड़ेगा, उसको कितना समय देना पड़ेगा, कितना धैर्य होना चाहिए उसके पास, ताकि वो जा कर के इस दुनिया में सफल हो सके। अगर हम अपने ऊपर हाँ। सबसे पहले मुंबई में स्ट्रगल करने के लिए मेरा मानना है कि सबसे पहले अपना मूल्यांकन होना चाहिए कि मेरा रेंज क्या है। और ये अपनी समझ जो है वो हमारे सराउंडिंग से पता चलता है कि मेरा रेंज क्या है। तो अगर सराउंडिंग से हमको पता चल रहा है कि मेरे में कितना लिखने की क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है, क्योंकि देखिए मुंबई में तो लाखों लोग गए हुए हैं और एक से एक लोग गए हुए हैं। उसमें अपने को इस्टेब्लिश करना, उसमें स्पेस बनाना कोई मजाक बात नहीं है। सबसे पहले अपने पे भरोसा, अपनी क्वालिटी पे भरोसा, और उसके साथ मुंबई बहुत महंगा शहर है, तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हमको जाके काम तुरंत मिल जाएगा। हमें परिचय बनाते बनाते बरसों लग सकते हैं। तमाम लोगों को 10-10, 20-20 बरस लग गए हैं तब जाके काम मिला है। मुझे भी मतलब बहुत बड़े काम तो नहीं मिले, मुझे जो मिले वो 4-5 साल तक तो मैंने स्ट्रगल किया ही है। उसके बाद अगर बम्बई में काबा आया तो उसके बाद मेरे काम का रेंज बढ़ा और तमाम चीज़ें हुई। उसके साथ मैं कह सकता हूँ कि मुझे ज़्यादा काम आ गए बम्बई में काबा के बाद। तो धैर्य बहुत बड़ा चाहिए। फिनेंशियली हमको दूसरे रास्ते भी देखने चाहिए कि मुंबई जैसे महंगे शहर में हम कैसे सरवाइव करेंगे, वो ज़रूरी है जानना। और इंतज़ार कीजिए और अपनी क्वालिटी पे मुसलसल अपनी क्वालिटी पे काम करते रहिए। एक समय था कि जो भी लड़के लड़कियां जाते थे, बॉम्बे जाते थे, वहाँ सेटल होते थे। अब इस सोशल मीडिया ने और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उसने इस चीज़ों को थोड़ा सा दायरा इसका बढ़ाया है जी। तमाम जैसे वेब सीरीज़ हैं, उसके अलावा यूट्यूब से लेकर के तमाम जो चैनल जो आ रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या मतलब आज के दौर में भी ज़रूरी है कि मुंबई में जा कर के ही हम अपने को स्ट्रगल करें और अपना रेंज बढ़ाएं और अपने को इस्टेब्लिश करें, या फिर हम कहीं से भी इन चीज़ों को अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिटी है तो? हाँ, सोशल मीडिया इस समय सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और आज आप देख लीजिए कि पुष्पा फिल्म आई है, पुष्पा का जो हीरो है उसने जो शेयर किया था गाना एक बच्ची के साथ, शायद उनकी बेटी हो, तो वो जो वीडियो शेयर किया वो कच्चा बादाम गाने पे उसने शेयर किया। अच्छा। तो पुष्पा जिसमें पूरा देश लंगड़ा के चल रहा है, जिसके गाने पे, जिस अल्लू अर्जुन के गाने पे पूरा देश लंगड़ाते हुए चल रहा है और गा रहा है, वो शेयर कर रहा है। एक कहाँ कल बंगाल का मूंगफली बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाले के गाने को कर, तो मूंगफली बेचने वाला कहाँ और कहाँ अल्लू अर्जुन। तो आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी ताकत है आज सोशल मीडिया कि आप कहीं से भी वायरल हो सकते हैं और कहीं से भी आपको पूरी दुनिया जान सकती है। क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास, क्वालिटी होनी चाहिए। आपको मुंबई में जाके स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, वहाँ का डायरेक्टर आपको देख रहा है। बिल्कुल।
और आपको नाम से जानता है और आपको उठाएगा, फ़ोन करेगा लगे हाथ में। आपको एक बात बताऊं कि एक प्रोग्राम में मैं था मनोज बाजपेयी जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि किसी लड़के ने छोटी सी फिल्म बना के और उनको व्हाट्सअप किया कहीं किसी गांव में, कटिहार या जहां का भी होगा, और व्हाट्सएप पे देखे 5 मिनट की फिल्म थी और उन्होंने कहा कि मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी, और फिर मैंने उस लड़के को मुंबई बुलवा लिया और उसको प्रोड्यूसर से मिला के उसको रहना खाना कि तुम मेरे लिए एक फिल्म लिखो। तो एक बरसों से लोग जाके मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक देखिए कि किसी बहुत पिछड़े गांव का लड़का अपनी बात पहुंचा दिया और उसको मुंबई बुला लिया गया। तो अभी चीज़ें उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जहां हैं वहीं से, आज खुद आशीष त्रिवेदी परिचय के मोहताज नहीं है। आज फिल्म इंडस्ट्री में भी सभी लोग जानते हैं, जितने बड़े लोग हैं वो जानते हैं। आपको मैं बात करता हूं तो लोग संकल्प को जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है बलिया जैसी जगह पे रहते हुए। तो मैं आज की युवा पीढ़ी से, या जो भी इस चाहने वाले हैं सिनेमा के और उसमें जाने वाले, उनसे तो मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ हैं वहीं से काम कीजिए, और आपको देख रही है, दुनिया देख रही है। आप अच्छा काम कर देंगे, दुनिया आपको बुला लेगी। अब कुछ छोटे छोटे सवाल और JNU, हाँ, JNU को लेकर के एक जो परसेप्शन बनाया गया पिछले दिनों, हाँ, कि JNU में देशद्रोही टाइप के लोग पढ़ते हैं और मतलब हमेशा डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग पढ़ते हैं, इस देश को डेवलपमेंट के बारे में वो नहीं सोचते हैं, और उसी JNU से डॉक्टर सागर भी निकलते हैं और अपने नाम के आगे JNU लिखते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं और किस रूप में आप बताएंगे इसको? JNU को तो खामखा बदनाम किया गया है। मैं तो JNU में 10 बरस रहा हूँ, 99 से लेकर के 2009 तक। तो JNU में ऐसा तो कुछ है नहीं। JNU सबसे ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ कि देश से प्रेम करने वाले JNU में ही है। और लोग हंसेंगे अगर आपका इंटरव्यू सुनेंगे कि ऐसा है क्या, लेकिन ये सच्चाई है। सच में जनता से, लोगों से, गांव से, इस देश से मोहब्बत करने वाले सबसे ज़्यादा आपको JNU में मिलेंगे। उनको समझ है कि कहाँ क्या हो रहा है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस पर सवाल उठाते हैं, वो लड़ते हैं उसके लिए। तो ये जो उनका लड़ना है, उनका जो सवाल करना है, एक्चुअली यही उनको देशद्रोही बनाया हुआ है। वो जब कलाम गए थे JNU तो उन्होंने भी कहा कि सुना है कि जो इंडिया कल सोचता है JNU से आज सोचता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब बड़े बड़े स्कॉलर ऐसी बातें कर रहे हैं तो उसका क्या रेंज होगा। और मैं तो 10 सालों के इतिहास को जानता हूं कि आज देश के जितने बड़ी जगहें हैं, उन जगहों पे तमाम JNU वाले बैठ करके इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और संभाले हुए हैं। मुझे तो लगता है कि पूरा जो कुछ संभला हुआ दिख रहा है वो JNU वालों की वजह से दिख रहा है। एक कलाकार, एक साहित्यकार अपने समाज को किस रूप में देखता है? अभी अगर मतलब सीधे मैं सवाल करूं कि जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, ये जो समय है, तो शुरुआती बातचीत में ही ये बातें निकल कर रही हैं कि जिस तरीके से जातीय भेद और धर्म को लेकर के आज से कुछ साल पहले तक, आज से अगर हम 20 साल पहले जाते हैं तो लगता था कि अब कुछ चीज़ें बदल रही हैं, जातिगत भेद खत्म हो रहा है या धर्म के नाम पर भी कुछ लिबरल चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इधर के दौर में वो चीज़ें फिर से उभार आई हैं, उसका उभार हुआ है। तो आज के इस दौर को आप कैसे देख रहे हैं और इसको कैसे हम फाइट कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं इस चीज़ को हम? आज का जो दौर है वो सच में बहुत डरावना है। जिस तरह से युवा पीढ़ी को बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। वो मुनव्वर राना का एक शेर है कि इन्हें फ़िरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे, इन्हें फ़िरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे ज़मीन से चूम के तितली के टूटे पर उठाते हैं। तो बच्चे तो सच में बहुत नाजुक होते हैं, नाजुक ख्याल होते हैं। लेकिन जिस तरह से सियासी दांव पेच के शिकार हुई है आज की पीढ़ी, आज की जनरेशन, वो बहुत ही दुखद है। तो चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है। इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी कला के माध्यम से, हमारी रचना आज अनुभव सिन्हा, मुल्क, आर्टिकल 15 और जो आने वाली उनकी फिल्म है भीड़, और तमाम जो भी वो कर रहे हैं इस समय, वो एक्चुअली इसी को लेकर कर रहे हैं। समाज को ही वो दिशा देने के लिए ही वो लड़ रहे हैं एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में। तो
हम कलाकार लोग हैं, हम साहित्यकार कलाकार हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कला के माध्यम से हम युवा पीढ़ी के भीतर उस प्रेम को पल्लवित पुष्पित करें जिसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे दिलों में जो फिर से अचानक ये मज़हब और ज़ात जो इस तरह की चीज़ें लौट आई हैं, हम ज़रूरी है कि हम इनको बाहर निकालें, इस कलुषता को हम अपने हृदय से और युवा पीढ़ी के हृदय से बाहर निकालें। अक्सर जब गांव से लोग शहर जाते हैं, बॉम्बे, खास करके बॉम्बे और ऐसी जगहों पे, तो गांव उनकी स्मृतियों से छूटता चला जाता है, लेकिन डॉक्टर सागर बार बार गांव लौट करके आते हैं। तो इस गांव लौटने में क्या है, क्यों लौट करके आते हैं? मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कि गांव से आप जिस मचान पे हम लोग बैठे हैं, इस मचान को, ये सरसों के फूल और ये अमरूद के बगीचे, इसको आप लेकर के जाते हैं, गीतों में डालते हैं और वहाँ पैसा कमाते हैं। तो कुछ ऐसा है कि गांव को भी कुछ देना चाहते हैं सागर? हाँ, ये सही बात है कि जो भी गांव से जाता है, गांव की चीज़ों को जाके वहाँ बेचता है, चाहे मनोज बाजपेयी हो, पंकज त्रिपाठी हो या डॉक्टर सागर हो, जो भी गांव से जाएगा अपनी चीज़ों को। आज बम्बई में काबा में जो भी मेटाफर है जी, वो निहायत गांव के मिट्टी के हैं। मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, जियरा अजू अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में। तो अब ये गांव की चीज़ों को ही बेचता है कलाकार वहाँ जाके। लेकिन मुझे सच में अपने गांव से बहुत मोहब्बत है, गांव के लोगों से, ज़िले के लोगों से, तमाम लोगों से मुझे प्यार है। नहीं तो मुझे यहाँ क्या आ करके तो यहाँ पैसे ही खर्च हो जाते हैं। आप फ्लाइट से आते हैं और फिर बनारस से कार करते हैं, तो आप हिसाब जोड़े तो आने जाने में कितने खर्च होते होंगे। लेकिन यहाँ सच में दिल से मोहब्बत करता हूँ। और मैं क्या बताऊँ कि गांव के लोग भी मुझसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं कि मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के जो लोग हैं और इन्हें जो भी ज़रूरत हो, मैं इनकी ज़रूरतें पूरी कर सकूं। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, मैं इनसे मिलूं और इनको रास्ता दिखाऊं, इनको बताऊं कि हमें कैसे पढ़ाई करके आगे निकलना है। क्योंकि हम जितनी मेहनत करेंगे हमको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। ज़रूरी नहीं कि हमको सरकारी नौकरी ही मिले। दुनिया में हज़ारों काम है जिससे हम अपनी प्रतिभा को निखार करके, चाहे सिनेमा हो, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे सियासत हो, चाहे नौकरियां हो, किसी भी फील्ड में हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं गांव आता हूं कि सबसे मिलूं और एक हाँ, मुझसे भी लोग से जुड़ाव और लगाव है कि लगाव है। हाँ, बार बार गाँव आते हैं, गाँव ये बड़ी अच्छी बात है। और चलते मैं कहा करता हूँ कि एक शेर खुद के ऊपर बनाया था कि खेत पसीना मिट्टी खुशबू सब रचने में माहिर हूँ। खेत पसीना मिट्टी खुशबू सब रचने में माहिर हूँ, कभी कभी तो लगता है मैं ही बलिया का शाहिर हूँ। क्या बात है, कभी कभी तो लगता है मैं भी बलिया का शाहिर। हाँ, शाहिर की बात जब आई तो एक सवाल, उसके बाद अंतिम सवाल कि हर रचनाकार को उसका कोई एक प्रिय रचनाकार होता है जिससे वो बहुत प्रभावित होता है। तो सागर के जीवन में कोई ऐसा रचनाकार जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए? जी, आपको तो मैं तमाम इंटरव्यूज़ में बता ही चुका हूँ सबको कि साहिर साहब को ही मैंने अपनी PhD समर्पित की है। और औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। तो मेरी PhD यहीं से शुरू होती है एक्चुअली। साहिर लुधियानवी के गीत से ही शुरू होती है। और तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आप देखें तो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक आज के दौर में कोई है तो वो साहिर साहब है। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के असर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है। रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। तो ऐसी लाइनें फिल्मों के हवाले से जो हम लिटरेचर में, जो हम पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ पाए, वो साहिर साहब ने फिल्मी गानों के हवाले से हम सब तक पहुंचाया है। सच पूछिए तो साहिर साहब की जो रचनाओं का जो रेंज है, जो क्वालिटी है,
वो तो आपको लिटरेचर में भी नहीं मिलेगा। सिनेमा के नाम पे उनको लिटरेचर से बाहर रखा गया। अगर सपोज दैट कि अगर शाहिर साहब की रचनाएं हमको दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, छठवीं क्लास, पाँचवीं क्लास में अगर वो रचनाएं मिली होती, तो हिंदू बनेगा ना मुसा, ये हम स्कूलों में गाते, तो हमारी जहनियत को तोड़ने में बहुत मुश्किल होता। हमको वो चीज़ें पाठ्यक्रम में मिली नहीं। तो ये है, और ये इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि मैं भी अपनी रचनाओं के माध्यम से, मैं सिनेमा का रेंज चूँकि बड़ा होता है, आप जब सिनेमा के हवाले से अपनी बात रखते हैं तो दुनिया में आपकी आवाज़ दूर तक पहुंचती है। तो यही मैंने फैसला लिया कि मैं भी सिनेमा में जा करके और अपने विचारों को मैं दुनिया में प्रसारित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी सवाल जी, भविष्य में क्या बड़ा धमाका करने वाले हैं सागर? अब मेरी इस समय 6 फिल्में फ्लोर पे हैं। 2 फिल्में गोवा में शूट हो रही हैं। एक मानसी फिल्म है जो सैराट फिल्म की हीरोइन थी रिंकू राजगुरु, उनको लेकर के फिल्म शूट हो रही है रांची में। अच्छा। और सुभाष कपूर जिन्होंने जाली LLB बनाई अक्षय कुमार के साथ, उनकी महारानी आ रही है। महारानी पार्ट 1 अगर आप लोगों ने देखी होगी तो पार्ट 2 के गाने मैंने किए हैं, और हुमा कुरैशी हैं जिसमें। तो इस तरह की कुल 5-6 फिल्में इस समय फ्लोर पे हैं, और 4-5 फिल्मों के गाने मैं लिख रहा हूँ खुद। मेरी आज रिकॉर्डिंग थी, मैं लिख के भेज नहीं पाया, गांव में इतना ज़्यादा सबसे मिलना जुलना हो रहा है कि अभी लिखने का माहौल बन नहीं पा रहा है। तो यही चल रहा है इस दौर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सागर JNU से हम लोगों ने बातचीत किया और बहुत सारी बातें हुई फिल्मों के बारे में, और JNU के बारे में, गाँव के बारे में बहुत सारी चीज़ें आई निकल करके सामने। और ढेर सारी शुभकामनाएँ भविष्य के लिए डॉक्टर सागर। और हम चाहते हैं कि बलिया के निश्चित रूप से आप शाहिर हैं और शाहिर बने, और एक बड़े कैनवास पर डॉक्टर सागर को हम लोग देखें। बहुत गर्व होता है हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई। बहुत शुक्रिया आशीष भाई।